हेलो एवरीवन। ओके सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैप्टर वाइज सीरीज जो बाल विकास की चल रही थी वो समाप्ति की ओर चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोग पहली बार हैं तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और इसमें हम लोग 10 प्रमुख क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लगभग 30-40 पार्ट में इसके, और सारे चैप्टर्स का एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को रखा गया है यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं इसको भी। आज ये लास्ट है। आज का टॉपिक क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट्स इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी नेम। कुछ प्रमुख एजुकेशनल साइकोलॉजी और उसके प्रमुख क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। 10 प्रमुख क्वेश्चंस यहाँ पे इसमें भी रखे गए हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। संयोजनवाद के सिद्धांत के अनुसार अधिगम का तात्पर्य क्या होगा? अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म लर्निंग मीन्स, यानी कनेक्शनिज्म के अनुसार, संयोजनवाद के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार अधिगम का तात्पर्य, लर्निंग का मोटो क्या होगा? उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाना, यानी मेकिंग बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ESR के बीच, ठीक है। या फिर दो उद्दीपनों के बीच संबंध बनाना, यानी मेकिंग बॉन्ड बिटवीन टू स्टिमुलाई। या फिर दो प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध बनाना, यानी मेकिंग बॉन्ड बिटवीन टू रिस्पॉन्स। बताओ पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जो कि संयोजनवाद के सिद्धांत के अनुसार अधिगम को दर्शाएगा, बताएगा, समझाएगा। पहले का आंसर क्या होना चाहिए? कनेक्शनिज्म लर्निंग मीन्स क्या होगा? तो इसका आंसर ए नंबर, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाना। संयोजनवाद सिद्धांत के अनुसार कौन कौन थे? EL थार्नडाइक महोदय थे, जो कि अधिगम का अर्थ है उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाना। यानी थार्नडाइक महोदय ने इसको दिया है कनेक्शनिज्म को, और उनका मानना था उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाना, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वाली थ्योरी उन्होंने दिया था। यहाँ पे पहले का आंसर पहला ही नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, BF स्किनर डॉट डॉट से जुड़े हैं। BF स्किनर महोदय ने किस क्षेत्र में काम किया है, ये बताना है यहाँ पे। स्किनर की कौन सी थ्योरी है? ऑप्शंस क्या दिए हैं? गेस्टाल्ट सिद्धांत, श्रेणी अनुकूलन, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो इसकी हिंदी कितनी बढ़िया है, जबरदस्त। क्लासिकल कंडीशनिंग इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, ठीक है। और ये चलता अनुकूलन को क्या बोलेंगे? चल रहा है जो आपका अनुकूलन, ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला जाता है। ऑपरेंट मतलब संचालित, और कंडीशनिंग बड़ा अच्छा हिंदी लोग को उपयोग करते हैं। तो ये बताना है कि स्किनर महोदय ने किस सिद्धांत पे काम किया है, कौन सा थ्योरी दिया है। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में उनको जाने जाते हैं। वो एक बिहेवियरिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या विकसित किया कि यह विचार की व्यवहार इसके परिणामों से निर्धारित होता है। चलता अनुकूलन, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे उन्होंने काम किया है स्किनर महोदय। सेकंड का आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर, स्पिनोबेंच, पावलोव, अल्फ्रेड बिने। थर्ड का आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्राचीन अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में किसने बताया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड का सी नंबर, इवान पावलो महोदय ने क्लासिकल कंडीशनिंग में काम किया है। इसे पाउलियन कंडीशनिंग भी बोला जाता है, ठीक है। थर्ड का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर फोर, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सूझ या अंतर्दृष्टि को क्या बोलते हैं? इनसाइट, थ्योरी ऑफ इनसाइट। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनसाइट, ठीक है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, या फिर हेगार्टी ने, या फिर स्किनर ने। बताओ फोर का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये भी आसान क्वेश्चन है। सूझ या अंतर्दृष्टि के बारे में कौन काम किया है? तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, जैसे कि कोहलर हैं, कोपका हैं और वर्दीमीर हैं। तो ये सब मिल करके गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं, और इनसाइट, थ्योरी ऑफ इनसाइट के बारे में काम किया है इन्होंने। फोर का आंसर भी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्दृष्टि शिक्षण का सिद्धांत संबंधित है। जो आपकी इनसाइट लर्निंग है वो किससे संबंधित होती है? गेस्टाल्ट से, अल्बर्ट बंडूरा से, कोहलर से, व्यवहारवाद से। बताओ 5 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कोहलर। इनसाइट ऑफ थ्योरी किसने दिया है? तो कोहलर महोदय ने। कोहलर, व्लादिमीर कोपका, ये सब मिलकर काम किए थे इस पे। और यह किस पे जोर देता है? यह पूर्ण अंतर्दृष्टि शिक्षण के लिए एक समृद्ध वातावरण का होना आवश्यक होता है। तो ये इस बात की व्याख्या करता है। 5 का आंसर सी। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ध्यान से देखना, पर इजी है। 6 देखो, निम्न में से कौन सा कथन स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धिमत्ता सिद्धांत और थॉर्नडाइक के बहुकारक बुद्धिमत्ता सिद्धांत के बीच अंतर को पूरी तरह से दिखाता है? यहाँ पे बताना है कि स्पीयरमैन का जो बुद्धिमत्ता सिद्धांत था और थॉर्नडाइक का जो बहुकारक बुद्धिमत्ता सिद्धांत, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी, तो उसमें डिफरेंस कौन पूरी तरह से ऑप्शंस दिखाता है? नीचे ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक के जो बुद्धि के सिद्धांत थे उसमें कौन सा डिफरेंस दर्शाएगा? ऑप्शन पहला देखो, थॉर्नडाइक ने क्या बताया? थॉर्नडाइक ने घोषित किया कि बुद्धिमत्ता की संरचना केवल 2 कारकों के बजाय विभिन्न बुनियादी तत्वों या कारकों के सहसंबंध पर आधारित है। या फिर बी नंबर, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की विभिन्न मानसिक कृत्यों के बीच सहसंबंध सामान्य बुद्धिमत्ता सिद्धांत के विपरीत जी कारक पर निर्भर करेगा, यानी जनरल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस हो सकता है, या फिर दोनों ए और बी दोनों डिफरेंस सही होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कोई डिफरेंस ही नहीं है। बताओ 6 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया? स्पीयरमैन के जो बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंट थ्योरी थी और थॉर्नडाइक की इंटेलिजेंस थ्योरी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है बेसिकली। 6 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ए और बी दोनों। देखो, जो स्पीयरमैन का इंटेलिजेंस थ्योरी था और ये थॉर्नडाइक का, तो स्पीयरमैन की जो ये इंटेलिजेंस थ्योरी के विपरीत थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि बुद्धिमत्ता की संरचना केवल 2 कारकों के बजाय विभिन्न बुनियादी तत्वों या कारकों के सहसंबंध पर आधारित होती है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और किसी व्यक्ति के विभिन्न मानसिक कृत्यों के बीच सहसंबंध सामान्य बुद्धिमत्ता सिद्धांत के विपरीत जी कारक पर डिपेंडेंस नहीं होती है, यानी ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अभिसारी सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत इसके उदाहरण होंगे? जो आपका यूनिफैक्टर थ्योरी है और टू फैक्टर थ्योरी है और मल्टी फैक्टर थ्योरी है। यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी, वह किसके उदाहरण होंगे? सीखने के सिद्धांत के उदाहरण है, थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आएंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगे। अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग के अंतर्गत आएंगे, या फिर बुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बताओ 7 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी, इन तीनों का जो संबंध है किस थ्योरी के साथ संबंध होगा या किसके उदाहरण के साथ संबंधित है? 7 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि का सिद्धांत, यानी डी नंबर, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत के पास जो होता है बुद्धि का सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत इस सिद्धांत के साथ होते हैं। बुद्धि के अन्य सिद्धांत हैं जैसे कारक सिद्धांत, समूह कारक संरचना, तो ये सब बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे, यूनिफैक्टर, टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, 7 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धिमत्ता दो सिद्धांतों यानी जी फैक्टर्स और डॉट डॉट के उदाहरण के बारे में बात करती है। जो आपकी इंटेलिजेंस है दो सिद्धांतों पे बात करेगी, पहला जी फैक्टर और दूसरा कौन सा होगा? एच फैक्टर, एस फैक्टर, सी का फैक्टर या फिर टी फैक्टर? बताओ 8 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
आंसर सोच लिया, आसान क्वेश्चन है ये। इसमें पहले जी फैक्टर होता है, दूसरा एस फैक्टर होता है। ठीक है, यस मतलब स्पेसिफिक, और जो आपका जी है जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर मतलब सभी के अंतर्गत वह बुद्धिमत्ता होगी, और स्पेसिफिक मतलब किसी एक के अंतर्गत। जैसे कि क्रिकेटरों के पास क्रिकेट का गुण होता है, वॉलीबॉल वालों के पास वॉलीबॉल का होता है, स्टूडेंट के पास पढ़ने का होता है। लेकिन जनरल वाले में सभी होता है, थोड़ा बहुत क्रिकेट सब खेलते हैं, थोड़ा बहुत वॉलीबॉल खेलते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ा बहुत घूमते भी हैं, थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत पॉलिटिशियन होते हैं। ये जनरल फैक्टर के अंतर्गत आएगा। स्पेसिफिक किसी एक क्षेत्र का महान हो। यहाँ पे 8 का आंसर, बुद्धिमत्ता दो सिद्धांतों पे डिपेंड करती है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। 8 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे महोदय के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। या फिर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं, यानी पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें 5 स्टेज हैं। या फिर किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है, स्टेबल है। या फिर बच्चे के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, यानी बच्चा अगर डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट संस्कृति में है, तो इसका जो क्रम है उसको चेंज किया जा सकता है। तो पियाजे महोदय ने 4 स्टेप दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संदर्भ में। बताओ 9 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्टेबल है। पियाजे ने पता लगाया था कि बच्चे भिन्न भिन्न उम्र में अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तर्क करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अचल तरीके से, यानी स्टेबल तरीके से 4 भिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। उन्होंने 4 स्टेज दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में कौन सा सही होगा? किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्टेबल होता है। 9 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखो सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, निर्देश दिया गया है। क्वेश्चंस क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम होता है। वाइगोत्स्की मॉडल के अनुसार अधिगम क्या होता है? पहला नंबर, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। बताओ 10th का आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की महोदय ने अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में क्या बात की है? यानी इंडिविजुअल एक्टिविटी यानी व्यक्तिगत गतिविधि, निष्क्रिय गतिविधि यानी पैसिव एक्टिविटी, सी नंबर, अनुबंधित गतिविधि यानी कंडीशनिंग एक्टिविटी, या फिर डी नंबर, सामाजिक गतिविधि यानी सोशल एक्टिविटी। बताओ 10th का आंसर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, आसान है, यह एक सोशल है। सामाजिकता के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया है वाइगोत्स्की महोदय, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है निर्माणवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म पे के आधारों पे से काम किया है उन्होंने। यह सामाजिक संपर्क, अधिक जानकार, अन्य या स्कैप फोल्डिंग जिसे बोला जाता है, जेडपीडी हो गया, ये सब इन क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे 10th का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, एक सोशल एक्टिविटी के रूप में। तो ये लगभग लास्ट पार्ट था, वही हम लोग लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट किए। कुछ छूटा हुआ तो देख लेंगे और भी। यहाँ पे आपका एजुकेशन साइकोलॉजी के 10 प्रमुख क्वेश्चन सारांश के रूप में कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जाकर पिछला क्रम से देख लेना, उससे क्या होगा, अगर आप लोग साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे होगे यानी सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो आसानी से कर पाओगे। ये भी बताना कमेंट बॉक्स में सारे वीडियो में कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ये चेक करने का सबसे बेटर मेथड है। पहले वीडियो देखो, उसके बाद लास्ट में जाओ और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कितने मार्क्स मिल रहे हैं हर एक वीडियो में। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं और आगे चलने वाले समय पे और भी इसी तरह से बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। चलो फिर मिलेंगे किसी और तरीके से।